देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में चालक एक क्षेत्र में घूम रहे हैं, यानी कि जो हमारे कंडक्टर है ये चुंबकीय फील्ड में घूम रहे हैं। एक पोल इसमें नॉर्थ है हमारा, दूसरा पोल कौन सा है, साउथ है। इनमें से कौन सी अवस्था में चालक में वोल्टेज उत्पन्न उच्चतम होगी, यानी कि जब कंडक्टर हमारा इस प्रकार से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो किस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेगी। तो देखो जब फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम कटेगा, उसी क्षेत्र में क्या मिलेगा, हमको उच्चतम वोल्टेज मिलेगा। अब जो ई और ए क्षेत्र है यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं कट रहा है, क्योंकि ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र में अभी है ही नहीं, क्योंकि फील्ड कौन सा हमारा, नॉर्थ पोल ही है, साउथ पोल ही है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच कौन सा कॉन्टैक्ट है हमारा, देखो एक सी नंबर का है और एक जी चालक है। तो सी चालक और जी चालक में क्या होगा, अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा रहेगा हमारा, सी। पोजीशन नंबर सी तथा जी में क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न रहेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्व, यानी कि जो हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और जो स्टैटिक यानी कि स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है से अधिक होता है। जो हमारा देखो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो महत्व है अधिक है, कह रहा है किसकी अपेक्षा, स्टैटिक की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चूंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज हमारी घूमेगी यानी कि डायनेमिकली होगा उसमें कोई ना कोई भाग क्या होगा, घूमने वाला होगा। और जब भाग घूमने वाला होगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जनित्र की लागत बहुत कम होती है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारे पार्ट डायनेमिकली होते हैं इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है देखो इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं देखो इसे आसानी से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई भी पार्ट हमारे कैसे होंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो घूम रहे हैं, तो इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तभी हमें क्या मिलता है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल पावर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इसके गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि आर्मेचर कम्यूटेटर पर ब्रश संपर्क प्रतिरोध को न्यूनतम किया जाता है, यानी कि जो हमारे आर्मेचर है, ठीक है, उसके कम्यूटेटर पर ब्रशों के संपर्क को हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है उसके प्रतिरोध को। तो इसके लिए क्या होता है, देखो जो हमारे ब्रश होते हैं उनकी जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और उसका जो प्रेशर है ऊपर से यानी कि स्प्रिंग का दबाव होता है वो दबाव क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम इनमें से ढूंढते हैं। देखो कह रहा है, पहला कह रहा है कि ब्रश का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रश का क्षेत्रफल होना चाहिए कम और उसका प्रेशर दबाव क्या होना चाहिए, अधिक। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ब्रश का क्षेत्रफल कम होना चाहिए और ब्रश का तनाव भी कम होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत रहेगा, क्योंकि तनाव कम नहीं, तनाव होना चाहिए हमारा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि ब्रश का क्षेत्रफल अधिक व उसका तनाव अधिक रखा जाता है। तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि हमारा ब्रश का क्षेत्रफल भी क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है देखो ब्रश का क्षेत्रफल कम होना चाहिए और उसका तनाव क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। हम ब्रशों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसको रखते हैं कम, और जो उसके पीछे जो प्रेशर होता है उसको रखते हैं ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्रतिरोध हो जाता है न्यूनतम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो एक नरम ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल कितना है हमारा, 5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ग्रेफाइट का धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कितनी है इसकी, 9 एम्पियर, ठीक है, तो यह कितनी धारा वहन कर सकता है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल और धारा घनत्व को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्षेत्रफल हमारा ए कितना है, 5 है, और फ्लक्स घनत्व बी कितना है हमारा यहाँ पर 9 है। तो 9 पंचे कितना होता है, 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर नंबर यहाँ पर डी होगा। देखो 45 एम्पियर हमारा क्या होगा, यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब हो तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है देखो जब कौन सी कंडीशन होगी जिसके कारण क्या होगा, हमारा ब्रशों में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। देखो वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ता है, जब भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब हम क्या करेंगे, उसमें लोड को एकाएक बढ़ाते जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, यानी कि वोल्टेज का खर्चा क्या हो रहा है, वहां पर बढ़ रहा है। तो भार बढ़ने
पर ही क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। देखो भार धारा में वृद्धि, अब लोड को बढ़ाते जाएंगे तो उसका करंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। करंट में वृद्धि होगी तो वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा खर्च होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। भार धारा में वृद्धि होने के कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो डिस्ट धारा मशीनों में शंट क्षेत्र यानी कि शंट फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा है, आर्मेचर से जुड़ा जाता है। यानी कि जनरेटर कौन सा हमारा, डीसी जनरेटर है, और कौन सा जनरेटर है हमारा, शंट। तो शंट जनरेटर की बात हो रही है क्योंकि शंट वाइंडिंग यहाँ पर कर रखी है, तो उसको आर्मेचर के कैसे जोड़ेंगे कह रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन कहता है तो अगर हमारा जनरेटर शंट रहेगा तो शंट फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो बी राइट आंसर रहेगा। समांतर क्रम में हम किसको जोड़ेंगे, फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, शंट जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का उपयोग क्या होता है, देखो जो हम एसी उत्पन्न करते हैं उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो एसी सप्लाई होती है उसको बाहर यूज करने के लिए, बाहरी सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है देखो चालक में उत्पन्न डीसी को बाह्य परिपथ को देने के लिए। देखो कभी भी हम क्या होता है, डीसी को उत्पन्न ही नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चालक में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलने के लिए, वो बाह्य परिपथ को देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सी कह रहा है देखो घूर्णमान आर्मेचर का संयोजन बाहर परिपथ से जोड़ना, तो ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो आर्मेचर होता है हमारा इस प्रकार से रोटेट करता है और उसी में हमारा क्या लगा रहता है, यहाँ पर कंप्यूटर सेगमेंट लगे रहते हैं और उसमें हम कार्बन को संयोजित करके क्या करते हैं, बाहर को सप्लाई देते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेंगे, बी और सी दोनों क्या जाएंगे हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बड़े डीसी मशीनों का योग धातु का बनाया जाता है, यानी कि किस धातु का योग बनाते हैं हम बड़े मशीनों में। देखो छोटे मशीनों का जो योग बनाते हैं तो हम कास्ट आयरन का बना लेते हैं। अगर मोटर की, बड़े की मोटर की बात करें डीसी, तो वहां पर हम बनाते हैं कास्ट स्टील का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेगा। देखो कास्ट स्टील, अब कास्ट स्टील से बनाने का फायदा क्या है, एक तो मजबूती मिलती है, ये एडवांटेज जो आता है, और इसका जो नुकसान होता है वो क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है बड़े डीसी मशीनों की, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है। अब यहाँ पर कार्बन ब्रश की बात हो रही है, हम कार्बन की भी ब्रश यूज कर सकते हैं और कॉपर के ब्रशों को भी यूज कर सकते हैं। नंबर एक ऑप्शन कहता है कि एसी को कन्वर्ट करके यूनिडायरेक्शनल करंट में बदलना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि कंप्यूटर से करंट इकट्ठा करने का काम किसका होता है, ब्रश का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारे ब्रश होते हैं ये कंप्यूटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, करंट को इकट्ठा करके बाहरी सप्लाई को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार डीसी जनरेटर जो कि अलग से सक्रिय है, अलग से सक्रिय का मतलब यहाँ पर ये होता है, हमारा जो जनरेटर है दो प्रकार के हमारे जनरेटर होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड। तो अलग से की बात कर रहा है तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर रहा है, तो उसका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल किस रूप में चिन्हित किया जाता है। देखो कोई भी हमारा जनरेटर होता है तो वहां पर हम तीन प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब यहां पर बात कर रहे हैं शंट फील्ड वाइंडिंग को हम किस नाम से जानते हैं, तो शंट फील्ड वाइंडिंग को जानते हैं हम E1 और E2 के नाम से। तो ऑप्शन नंबर देखो डी इसका राइट आंसर रहेगा। पहले टर्मिनल को हम E1 से डिनोट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम E2 से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, E1 और E2। अगर बात करें यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग की, तो सीरीज वाइंडिंग का आंसर होता है D1 और D2 से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो F1 F2 आता है। अगर यहाँ पर देखो शंट की जगह खाली फील्ड वाइंडिंग की बात करता तो F1 और F2 हम लगा सकते थे, मगर इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करी तो क्या आएगा आंसर, E1 E2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहता है कि डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। देखो हम कंप्यूटर का कार्य पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर का मेन कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो करंट को संचय करना भी नहीं होगा, घाटे को कम करना भी नहीं होता है, कार्य क्षमता को बढ़ाना भी नहीं होता है। एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलना किसका काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और कंप्यूटर डीसी को एसी में बदल सकता है और एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, दोनों काम ये करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि डीसी मशीन का योग किस चीज का बनाया जाता है। अब खाली यहाँ पर डीसी मशीन की बात कर रहा है, ना ही छोटे मशीन की बात हो रही है, ना ही बड़े मशीन की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कॉपर, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन कहता है, ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है यहाँ पर एक कास्ट आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मशीन की बात नहीं हो रही, खाली डीसी मशीन की योग की बात हो रही है। योग का मतलब होता है बॉडी, तो यहाँ पर हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। और सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, आर्मेचर को बनाते हैं। तो आर्मेचर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है योग की। तो योग को बोलते हैं बॉडी, तो इसका बनता है हमारा कास्ट आयरन का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि डीसी मशीन में 64 कॉयल उपयोग होते हैं। अब जो कॉयलों की संख्या है वो कितनी है, हमारे यहाँ पर 64 है। और कंप्यूटर के सेगमेंट की संख्या पूछता है। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ नहीं पूछा गया है, खाली हमको 64 स्लॉट पूछ रखे हैं और वाइंडिंग का नाम यहाँ पर नहीं है कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रुप्लेक्स है। तो यहाँ पर बात हो रही है मुझे लगता है कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग की। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग में देखो क्या होगा, जितनी हमारे कॉयल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, कंप्यूटर सेगमेंट भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राइट आंसर। कंप्यूटर सेगमेंट की संख्या कितनी होगी, ये भी 64 ही रहेगी हमारी, ठीक है। जितने हमारे स्लॉट होते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सेगमेंटों को भी यूज करते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का कार्य है। देखो योग यानी कि बॉडी की बात हो रही है। तो बॉडी क्या करता है, हमारा जो उसकी कोर लगी होती है, कोर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है देखो कोर को मजबूती प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करना। देखो फील्ड वाइंडिंग को तो सपोर्ट करता है, मगर जरूरी नहीं है कि हम फील्ड वाइंडिंग को योग में ही करें, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट कहता है कि फ्लक्स को रिटर्न पथ प्रदान करना, ये भी हमारा रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि एक समान फ्लक्स का वितरण करना, ये भी हमारा कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रखता। कि योग का काम क्या होता है, अंदर के पार्ट को सपोर्ट करना, मजबूती प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर रहेगा। कोर को मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर योग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लैप कुंडली में समांतर मार्ग होते हैं। अब देखो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पूछता है। देखो लैप वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जहां पर समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर रहती है। चाहे पोल की संख्या 2 हो तो समांतर पथ भी 2 होंगे, पोल की संख्या 4 रहेगी तो समांतर पथ भी 4 रहेंगे, पोल की संख्या 8 रहेगी तो समांतर पथ भी 8 रहेंगे। तो पोल को बोलते हैं हमारे पास ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों की संख्या के समान ही क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर समांतर पथ भी होते हैं। जितने हमारे समांतर पथ रहेंगे यानी कि पैरेलल पाथ रहेंगे, उतने ही क्या होगा, हमारे यहाँ पर लैप कुंडली भी होगी, ठीक है। देखो हमारी यहाँ पर समांतर पथों की संख्या उतनी ही होती है जितनी किसकी संख्या होती है, हमारी पोल्स की संख्या होती है। ये लैप वाइंडिंग की कंडीशन में होता है। अगर वेव वाइंडिंग पूछे तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 रहती है, चाहे पोलों की संख्या 8 हो, 16 हो, 14 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण पिच कुंडली की अपेक्षा प्रेरित विद्युत वाहक बल लघु पिच कुंडली में होता है। एक हमारे पास फुल पिच वाइंडिंग है, एक हमारे पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। देखो चाहे वाइंडिंग फुल पिच हो चाहे वाइंडिंग शॉर्ट पिच हो, इनका जो एक्टिव साइड होता है वो बराबर होता है। तो एक्टिव साइड बराबर होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, उसमें बराबर ही उत्पन्न होगा। अब हम फुल पिच की जगह शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों करते हैं, देखो हम कॉपर की बचत करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग को करते हैं, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में भी उतनी ही ईएमएफ उत्पन्न होता है जितना कि इसमें होता है हमारा फुल पिच वाइंडिंग में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कह रहा है कि गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल मूलतः होता है। अब देखो जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा एसी ही उत्पन्न होता है। इस बात को आप ढंग से याद कर लो या समझ लो। डीसी को हम कभी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो जब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो क्या होगा, हमारा एसी ही रहेगा, यानी कि एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक शंट प्रकार ओम मीटर द्वारा आर्मेचर प्रतिरोध मापने से पूर्व हमें ओम मीटर का चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो कोई भी मीटर होता है, चाहे वो ओम मीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे वो फ्लक्स मीटर हो, उसको मापने से पूर्व क्या होना चाहिए, जो उसका पाठ्यांक होना चाहिए वो 0 में होना चाहिए। अगर पाठ्यांक 0 में नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, 0 में सेट करेंगे, जिससे कि उसमें कोई भी एरर ना रहे, ठीक है। तो त्रुटि को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपने पॉइंटर को 0 पर क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसका पाठ्यांक 0 हो
जब प्रोब्स का क्या हो, लघु परिपथ किया जाए। लघु परिपथ मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा पाठ्यांक 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो जो ओम मीटर से हम प्रतिरोध को मापते हैं, जब भी हम किसी चीज का प्रतिरोध मापते हैं, जब हमारे मीटर के प्रोब्स खुले रहते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिरोध दिखाता है वो दिखाता है अनंत। और हम मीटर से जब चेक करते हैं, उसकी दोनों प्रोब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, तो उस कंडीशन में हमें पाठ्यांक क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। किस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। अगर उसको ओपन कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अनंत होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमसे पूछा जाता है तो वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो एक 4 पोल सिंप्लेक्स लैप कुंडली आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। देखो पहले हमको देखना होता है इसमें वाइंडिंग कौन सी है, तो वाइंडिंग लैप है, फिर इसकी वाइंडिंग कौन है, हमारी सिंप्लेक्स है। उसके बाद देखो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या हमेशा पोल्स की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो पोल की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो समांतर पथों की संख्या की भी क्या होगी, 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है कि एक 4 पोल दिष्ट धारा जनित्र 100 एम्पियर धारा भेजता है, यह लैप कुंडलित है, समांतर पथ में धारा होगी, कितनी होगी, हमारी पैरेलल पाथ। ठीक है, देखो वाइंडिंग कौन सी है, वाइंडिंग हमारी है लैप वाइंडिंग, और पोल कितने हैं, 4। तो क्या होता है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। तो लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या 4 दिखा रखी है, तो समांतर पथ भी कितने होंगे, हमारे 4 होंगे। अब करंट कितनी है हमारी, देखो 100 एम्पियर है, तो करंट कितनी भागों में बटेगी, 4 भागों में बटेगी। जब हम 4 से भाग करेंगे 100 को, तो आंसर कितना मिलेगा हमको, 25 यानी कि 25 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। एक भाग को जो करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25 एम्पियर मिलेगी, और जब 4 भागों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 100 एम्पियर यानी कि 100 एम्पियर का आंसर हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो चित्र में 10 ओम के रियोस्टेट में प्रतिरोध का मान होगा। अब देखो जो प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे 10 ओम के रिकॉर्डिंग पूछ रहा है। अब मानो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हमारी वायर की लंबाई है, और इस लंबाई का प्रतिरोध कितना दे रखा है उसने, 10 ओम दे रखा है। अब हमसे केवल इतने 1/4 भाग का क्या पूछ रहा है, वो प्रतिरोध पूछ रहा है। तो 1/4 निकालने के लिए क्या कर देंगे, 10 को हम 4 से भाग कर देते हैं। जब 4 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 दूना 8 होता है, 2, फिर क्या होगा हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट लगाने के बाद 20 आता है। तो जब 20 को भाग करते हैं तो 4 से क्या आता है, 4 पंचे 20। तो आंसर क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, 2.5 आंसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा। 2.5 ओम क्या होगा, प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, देखो आर्मेचर के साथ इंटरपोल जोड़ते हैं। देखो आर्मेचर के साथ इंटरपोल को कैसे जोड़ते हैं, अब हम जो इंटरपोल होते हैं उसको आर्मेचर के साथ भी जोड़ सकते हैं और उसको फील्ड के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर याद करने वाली या समझने वाली बात देखो ये होती है, जो हमारा आर्मेचर होता है जब इसमें इंटरपोल जोड़ा जाता है उस कंडीशन में देखो क्या होता है, जो उसकी पोलरिटी होती है आर्मेचर के इंटरपोल की, वो सामने वाले पोल के क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। किस कंडीशन में, आर्मेचर की कंडीशन में। अगर वो फील्ड वाइंडिंग की कंडीशन में पूछेगा तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, जो इंटरपोल होगा वो आगे वाले पोल के क्या होगा, विपरीत होगा। तो हमसे पूछ रहा है आर्मेचर की कंडीशन में, तो वो आगे वाले पोल के क्या होगा, समान होगा। मान लो हमारा आगे वाला पोल नॉर्थ पोल है, तो इंटरपोल भी क्या होगा, हमारा नॉर्थ ही होगा। अगर हमारा आर्मेचर का आगे वाला पोल साउथ होता तो हमारा इंटरपोल भी कौन सा होता, उसमें साउथ ही होता। अब फील्ड की कंडीशन में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। अगर आगे वाला पोल हमारा साउथ रहेगा तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार के आंसर को आप इसमें से ढूंढ सकते हो। देखो पहला कहता है कि आर्मेचर के समांतर में तो उसको जोड़ते ही नहीं है, ठीक है, जुड़ता सीरीज में है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु आगे वाले के विपरीत, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु जनित्र की ध्रुवता के आगे वाले ध्रुवता की क्या है, समान है। तो हमने देखा था इसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसकी जो ध्रुवता होती है वो आगे वाले ध्रुव के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे वाले का पोल नॉर्थ रहेगा तो पीछे वाला भी क्या रहेगा, हमारा नॉर्थ पोल ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रह जाएगा, इसका राइट आंसर रह जाएगा। किस कंडीशन में, जब आर्मेचर की बात करता है। अगर फील्ड की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तो हमारा सी आंसर राइट है। तो अभी पूछता है हमसे ये इंटरपोल आर्मेचर की कंडीशन में, तो ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमने वाइंडिंग में पढ़ा था। आर्मेचर कुंडली के सिरे कम्यूटेटर पर सोल्डर किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे आर्मेचर कॉइल के सिरे होते हैं इसको कम्यूटेटर सेगमेंटों के साथ कहां पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी कि सोल्डर करते हैं। तो किस में करते हैं, राइजर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो राइजर में क्या करते हैं, हम सोल्डरिंग द्वारा किसको कनेक्ट करते हैं, अपने वाइंडिंग के सिरों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डिश धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध प्राय होता है। देखो जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे कम क्या है, 1 ओम है। तो 1 ओम हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, लगभग 1 ओम के करीबन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है, एक डिश धारा मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक कर लेना चाहिए। अब किसका, देखो एक डीसी धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध को हमें मापना है। तो इससे पूर्व हम क्या चेक करेंगे, ब्रुश की स्थिति को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनमें से ब्रुश की स्थिति को, कि ब्रुश हमारे किस एक्सिस पे है, एमएनए पर रखे हैं या जीएनए पर रखे हैं। अब बहुत से एग्जाम में क्या होता है, एमएनए और जीएनए का भी पूरा नाम पूछा जाता है। तो एमएनए का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जीएनए का पूरा नाम होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। तो पूछ रहा है कि हमारी ब्रुशों की कंडीशन कहाँ पर होनी चाहिए आर्मेचर की प्रतिरोध को मापने समय। तो हम इसको चेक करेंगे किसकी कंडीशन के अनुसार, ब्रुश की स्थिति के अनुसार, यानी कि ब्रुश हमारे किस एक्सिस पर कनेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि एक 6 ध्रुव, यानी कि पोल कितने हमारे 6 है, सिंपलेक्स तरंग वाइंडिंग है, और आर्मेचर में धारा के समांतर पथ कितने होंगे। अब समांतर पथों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइंडिंग देखते हैं कि कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। तो यहाँ पर देखो तरंग वाइंडिंग है। तरंग क्या होता है, इस प्रकार की होती है तरंग जैसी हमारी नदी में निकलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेव। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है, चाहे पोलों की संख्या 6 हो, चाहे पोलों की संख्या 4 हो, चाहे पोलों की संख्या 10 हो, चाहे पोलों की संख्या 8 हो, चाहे पोलों की संख्या 16 हो, कुछ भी हो। हमारी तरंग वाइंडिंग में यानी कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग कुंडली मशीन में की जाती है, यानी कि तरंग का मतलब होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को हम क्यों करते हैं, देखो वेव जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें 2 व आते हैं। वो का मतलब वोल्टेज से होता है, तो देखो वोल्टेज का पहला शब्द भी वो होता है और वेव वाइंडिंग का पहला शब्द भी वो होता है। तो जहां पर हमको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो और लो करंट की रिक्वायरमेंट हो, वहां पर हम वेव वाइंडिंग को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वोल्टेज अगर ज्यादा मिल रही तो करंट क्या मिलेगी, हमको कम मिलेगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देखो अधिक करंट, तो ये हमारा क्या होगा, सीधे गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो कहता है कि कम धारा व अधिक वोल्टेज के लिए हम वेव वाइंडिंग को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कम करंट अधिक वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेव वाइंडिंग को करते हैं, जिसे बोलते हैं यहाँ पर तरंग वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि एक नर्म ग्रेफाइट ब्रुश का संपर्क क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना है उसका, 6 वर्ग है सेंटीमीटर है। यदि ग्रेफाइट पदार्थ का धारा घनत्व 10 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो कितनी धारा वहन होगी, ठीक है। देखो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला हमने देखा था, क्षेत्रफल गुणा धारा घनत्व। तो क्षेत्रफल 6 है, धारा घनत्व 10 है, तो कितना हो जाएगा 6.60 एम्पीयर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 एम्पीयर हमारे करंट का क्या हो रहा है, यहाँ पर वहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि एक 4 ध्रुव वाले शंट जनरेटर द्वारा 120 धारा भार को मिलता है। 120 एम्पीयर की क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, किसको मिल रही है, लोड को मिल रही है, और जनित्र में लैप कुंडली की गई है। अब वाइंडिंग सबसे पहले देखना होता है, तो वाइंडिंग कौन सी, यहाँ पर लैप वाइंडिंग है। तो जनित्र के प्रत्येक पथ में, अब पथ हमको ढूंढना होता है, वाइंडिंग लैप है तो समांतर पथ कितने होंगे, देखो 4 पोल है तो 4 ही हमारे क्या होंगे, समांतर पथ होंगे। देखो जब हम 120 को डिवाइड करते हैं 4 भागों में तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 30 एम्पीयर, क्योंकि 30 चौको कितना होता है 120। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा 30 एम्पीयर, क्योंकि 4 पाथों में जो करंट बढ़ेगी तो एक रास्ते में कितनी जाएगी 30 एम्पीयर। 30 दूना 60, 30 या 90 और 30 चौको 120। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30 एम्पीयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो एक मशीन के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब वेव वाइंडिंग का प्रयोग हमने सबसे पहले देखा था, अभी वेव में क्या आ रहा है, देखो वो आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिवीजन हो चुका है, वहां पर वेव की जगह तरंग लिखा था और यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने, वेव लिख दिया। वहां से क्या आता है, वोल्टेज आता है। तो अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेव वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर देख लो हमको कहाँ पर कम करंट मिल रहा है और अधिक वोल्टेज मिल रही। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, देखो कम करंट अधिक वोल्टेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है मशीन के लिए लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया था। अब देखो वेव की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है लैप वाइंडिंग की। तो लैप वाइंडिंग को क्यों करते हैं हम यहाँ पर, अधिक वोल्टेज के लिए नहीं। देखो लैप वाइंडिंग को हम क्यों करते हैं, लैप वाइंडिंग को करते हैं हम अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए। तो इसका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी वेव वाइंडिंग का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अधिक करंट का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, अधिक करंट और कम वोल्टेज। तो आंसर नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 पोल सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर में करंट के समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। देखो जब भी वेव वाइंडिंग होती है, चाहे पोल हमारे 8 हो, 4 हो, 16 हो, 10 हो, तो समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी रहती है, 2 रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर रहेगा, 2। वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में 2 पोल डीसी जनित्र में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। देखो समांतर पथों की संख्या पूछ रहा है और पोल कितने हैं, 2 हैं। तो लोग सीधे क्या करेंगे, वाइंडिंग अगर कौन सी लैप है तो समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी, तो 2 में टिक मार देते हैं तुरंत। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि पोल 2 है और वाइंडिंग कौन सी है, डुप्लेक्स से है। डुप्लेक्स में पोल के दुगुना हो जाता है, कितना होता है, समांतर पथों की संख्या 2 का दुगुना कितना होगा, देखो 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, बी राइट आंसर होगा। अगर ट्रिप्लेक्स देते तो कितना होगा हमारा, 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। अगर क्वाड्रुप्लेक्स देते तो हो जाएगा यहाँ 8। तो यहाँ पर डुप्लेक्स की बात हो रही है, तो 2 का दुगुना कितना होता है हमारा, 4। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समांतर पथों की संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है, हमेशा 2 ही रहती है। देखो 3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो कितनी रहती है, हमेशा 2 ही रहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आर्मेचर कितने समांतर पथ, यानी 6 उसमें क्या है, पोल है। अब देखो पोलों की संख्या दे रखा है हमारे पास 6, वाइंडिंग है सिंप्लेक्स और लैप वाइंडिंग। तो समांतर पथों की संख्या क्या होता है, इसमें पोल की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 6 पोल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेव बाउंड, ये बाउंड लिखा है, ठीक है, आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या होती है। अब वेव बाउंड में देखो क्या होता है, हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है, ठीक है, चाहे ध्रुवों की संख्या जितने भी हो, ये पोल की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 2 के बराबर होती है, ध्रुवों की गिनती पर निर्भर नहीं करता है। तो पोल की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, चाहे पोल की संख्या 4 हो तब भी 2 ही होगा, पोल की संख्या 10 हो तब भी 2 ही होगा, पोल की संख्या 8 हो तब भी ये 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच क्रम से होते हैं। देखो डुप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 2 होता है, सिंप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान 1 होता है, ट्रिप्लेक्स में 3 होता है और क्वाड्रुप्लेक्स में 4 होता है। तो यहाँ पर डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स के लिए पूछता है, तो डुप्लेक्स में 2 हो जाएगा और सिंप्लेक्स में 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो सभी प्रकार के डीसी आर्मेचर की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा वाइंडिंग आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखो जो वाइंडिंग होती है उसको हम क्या रखते हैं, सेमी क्लोज रखते हैं। तो सेमी क्लोज अधिकतम करते हैं, तो सेमी क्लोज का ऑप्शन देखो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। लैप और वेब तो इसका कोई प्रकार नहीं है, यहाँ पर ओपन करेंगे नहीं, अगर ओपन करेंगे तो वाइंडिंग पूरी उखड़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बंद प्रकार का, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लोज हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कम वोल्टेज व उच्च धारा के लिए कुंडलित होती है, कि किस वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर कम वोल्टेज और अधिकतम करंट के लिए। तो इसमें हम वाइंडिंग जो करते हैं वो वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लैप वाइंडिंग का प्रयोग क्या करते हैं हम, अधिक करंट के लिए और कम वोल्टेज के लिए। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि
एक दिष्ट धारा मशीन 1 मिनट में 3000 चक्र काट रही है, यह सेकंड में कितनी होगी? देखो 1 मिनट में कितने काट दिए उसने? 3000 चक्कर काट दिए। तो 1 सेकंड पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे? 60 होते हैं। जब 60 से हम 3000 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 30 कितनी बार कैंसिल होता है? देखो 6 पंचे 30 और 0 हमारा बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50 आरपीएम, क्योंकि हमने 3000 को किससे डिवाइड कर दिया यहाँ पर? 60 सेकंड से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर ये देखो, अगर 1 मिनट में 3000 चक्कर मार रहा है तो प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में पूछता है तो कितना होगा हमारा आंसर? 50 आरपीएम क्या मारेगा? प्रति सेकंड ये राउंड मारेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का फिर आ गया है, कह रहा है कि एक दिष्ट धारा मशीन यानी कि डीसी मशीन में 1 मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं? देखो यहाँ पर 1500 चक्र पूरे करती है। मशीन के प्रति सेकंड चक्र कितने होंगे? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे 1500 को तो आंसर कितना मिलेगा हमको? 25 मिलेगा। तो 25 आरपीएम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर में नेम प्लेट पर कितना लिखा है? देखो 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है, और 14 एम्पियर अंकित है। इस जनरेटर की आउटपुट क्षमता क्या होगी? यानी कि इसकी पावर पूछता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना है हमारा? V 220 है, करंट I कितनी है? 14 है, ठीक है। तो 14 को गुणा कर देंगे किससे? 220 से। तो 14 की 0 आ गया है, 14 दूना 28 का 8 आ जाएगा, और फिर 14 को गुणा करेंगे 200 तो 28 फिर आ रहा है। 28 में हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3080 हमको मिल रहा है, ठीक है। तो पावर कितनी होगी? 3080 वाट हो गई। देखो जब हम 3000 वाट को चेंज करेंगे किलो वाट में तो कितना आएगा हमारा? 3 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 20 एम्पीयर करंट प्रदान कर रही है, ठीक है। यदि अचानक भार हटा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा? देखो करंट कितना ले रहा है? 20 एम्पीयर ले रहा है, और वोल्टेज कितनी हमारे यहाँ पर? 220 वोल्ट है। अब भार को हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा क्या हो गया यहाँ पर? कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? देखो वोल्टेज हमारी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। वोल्टेज का मान क्या होता है? यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक 2 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी जनरेटर का भार करंट प्रदान करेगा। तो करंट का फॉर्मूला हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो P बराबर V इंटू आई। जब हमको I निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? P अपॉन V, यानी कि पावर अपॉन वोल्टेज। तो 2 किलोवाट को यानी कि 2000 वाट को हम 200 जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 10 बार। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? बी राइट आंसर होगा 10 एम्पीयर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यदि एक डीसी जनरेटर का कुल फ्लक्स प्रति पोल स्थिर रहे। देखो फ्लक्स को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, परंतु जनरेटर की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा? देखो जब वोल्टेज होता है हमारा वो समानुपाती होता है किसके? स्पीड के। तो स्पीड को हम दुगना कर रहे हैं तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 2 टाइम इंक्रीज होगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर 220 वोल्ट पर 20 एम्पीयर करंट सप्लाई कर रहा है। देखो वोल्टेज का मान कितना है? 220 है, और वोल्टेज पर करंट कितनी सप्लाई कर रहा है? देखो 20 एम्पीयर कर रहा है। यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को लघु परिपथ कर दी जाए। देखो वाइंडिंगों का सपोर्ट, इसमें 3 वाइंडिंगों का सपोर्ट होता है कम्युलेटिव कंपाउंड में, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। अब इसने क्या कर दिया? देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हटा दिया है, यानी कि शॉर्ट कर दिया है, बाईपास कर दिया है। तो उस कंडीशन में वोल्टेज के टर्मिनल पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो वोल्टेज हमारी क्या होगी? थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि एक ने अपना काम करना क्या कर दिया? यहाँ पर बंद कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 220 से थोड़ी क्या होगी? वो कम हो जाएगी। मान नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंप्लेक्स वाइंडिंग आर्मेचर है तो उसमें क्या होगा? देखो क्वेश्चन ईएमएफ समीकरण की बात करता है। जब हम ईएमएफ समीकरण बात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? E = Z∅N अपॉन 60A। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए नहीं दे रखा है और यहाँ 120 दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा? राइट आंसर रहेगा Z∅N अपॉन P अपॉन 60A। देखो N भी यहाँ पर नहीं है फिर भी ये चलेगा, Z भी यहाँ पर है, P भी यहाँ पर है, 5 भी है, अपॉन 60A। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 0 डिग्री कोण पर प्रेरित ईएमएफ का परिणाम यानी कि ई नॉट बी एल वी साइन थीटा सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। सूत्र में बी क्या दर्शाता है यानी कि बी क्या है, इस बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वोल्टेज समझते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 1 पे क्या करते हैं, टिक मार देते हैं। तो ये बी, इसका ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा लूप होता है उस लूप में जो घूर्णन होता है यानी कि घुमाव जो होता है उसके वेग को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर वी से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा लूप घूर्णन का वेग। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज घूमती है तो उसका क्या होता है, वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन करे हैं डीसी जनरेटर के। इस प्रकार हम डीसी जनरेटर के कम से कम 500 क्वेश्चन को इस सीरीज में करेंगे। थैंक यू।